क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे थे टिश्यूज, जिसमें कि अभी पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे प्लांट टिश्यूज, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यूज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जिसे हम कहते हैं एनिमल टिश्यूज। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि टिश्यूज क्या होते हैं, उसी प्रकार से हम आज जंतु ऊतक में भी जंतुओं के टिश्यूज के बारे में जानेंगे। इसमें भी हम जानेंगे कि जंतुओं के टिश्यूज किस प्रकार से होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम अपनी धड़कनों को भी महसूस करते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो अपने अंदर गति को महसूस करते हैं। तो ये सब किससे होता है? ये अंग हमारा किससे मिलकर बना है? ये टिश्यूज से मिलकर बना है। इसी पे क्या है? नर्वस सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर जो लेयर लगी है वो हमारी स्किन कहलाती है। तो और ये सब संभव किससे होता है? कोशिकाओं से। तो हमारा शरीर मिलकर किससे बना है? कोशिकाओं से, यानी कि असंख्य कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिसे हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं का फैलना, सिकुड़ना, अंगों को गति प्रदान करना, यही सारा कार्य भी होता है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज लिखेंगे। शरीर में गति कोशिकाओं के द्वारा या कोशिकाओं की सहायता से होती है। शरीर में गति कोशिकाओं की सहायता से होती है, यानी कि जो कार्य होता है हम लोग किसकी सहायता से करते हैं? कोशिकाओं की सहायता से। और कभी ये सब संभव भी हो पाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य, यानी कि कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इनका कार्य कोशिकाओं का फैलना, इनका कार्य कोशिकाओं का फैलना, सिकुड़ना तथा अंगों को गति प्रदान करना होता है। लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे, रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे, रक्त और पेशियां, देखो रक्त है जो बह रहा है और पेशियां यानी कि क्या कर रही है? उसको ले जाने का कार्य कर रही है। पेशियों के अंदर ही तो रक्त बह रहा है। तो रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले, दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ऊतकों के उदाहरण हैं। कार्य के आधार पर जंतुओं में निम्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कार्य के आधार पर जंतुओं में निम्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से निम्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? सबसे पहले लिखेंगे एपिथीलियम। फर्स्ट है आपका
या उपकला ऊतक। दूसरा है आपका, दूसरा लिखेंगे संयोजी ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक। तीसरा आपका है पेशीय ऊतक। तीसरा आपका है पेशीय ऊतक। और चौथा आपका है तंत्रिका ऊतक। चौथा है आपका, उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तो देखिए 4 प्रकार के जंतुओं में ऊतक पाए जा रहे हैं। जो पहला एपिथेलियम है, इसे हम उपकला भी कहते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक है। तीसरा पेशीय ऊतक है। चौथा तंत्रिका ऊतक है। तो इन्हीं सबसे मिलकर क्या करता है, हमारा शरीर गति करता है ना, कोई कार्य कर पाता है। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें जो है एपिथेलियम ऊतक, यही आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लेंगे एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक। पहली हेडिंग लिखिए, पहली हेडिंग डाल लीजिए एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे किसी चीज की संरचना बने, उसके ऊपर का भाग। जैसे अगर हम लोगों के शरीर को खोल दिया जाए तो क्या हम लोगों का शरीर अच्छा लगेगा? सबका शरीर एक सा दिखाई देगा, दिखाई देगा। जो स्किन है, इसी के द्वारा जो संरचना बनी है, इसी के द्वारा तो हम लोगों का शरीर अच्छा लग रहा है कि वो खूबसूरत है, वो अच्छा है। अगर इस स्किन को हटा दिया जाए तो क्या अच्छे लगेंगे? सबका शरीर एक समान दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो ये उपकला चढ़ी हुई है। तो लिखेंगे शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने। तो ये क्या करता है काम? शरीर को ढक रहा है। अब देखिए हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, किससे? छोटी छोटी चीजों से, जैसे बाहरी आघात, धूल, मिट्टी, कण, जल, इन सारी चीजों से रक्षा कर रहा है कि नहीं? अगर जैसे पन्नी है और पन्नी के नीचे आपका घर बना है, ऊपर से पन्नी डाल दी जाए तो क्या होगा? आपके घर पे धूल जाएगी, मिट्टी जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। जैसे घर है, घर के बाहर जो 4 दीवारी बनाई जाती है, किस लिए? और एक दरवाजा लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही दरवाजा सब कुछ अंदर जाता रहता है। ऐसे मुंह है हमारा, मुंह को खोले रहेंगे तो बहुत सारी चीजें चली जाएगी, मुंह बंद करे रहेंगे कुछ जाएगा नहीं। तो बाहरी आवरण से हर चीज की रक्षा होती है, ऐसी इसकी भी रक्षा हो रही है। तो ये उपकला जो है हमारे शरीर का क्या है? आवरण है। तो लिखे, क्या लिखा अभी? यह शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। यह शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है, जो बाह्य परत के रूप में होता है, जो बाह्य परत के रूप में होता है। जैसे मुख गुहा, जैसे मुख गुहा, नासा गुहा, मुख गुहा, नासा गुहा, फेफड़े, आमाशय, आंतों की आंतरिक सतह, आंतों की आंतरिक सतह एपिथेलियम ऊतक से बनी होती हैं। आंतरिक सतह एपिथेलियम ऊतक से बनी होती हैं। फिर लिखेंगे यह कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। यह कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, जिनके बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। इस ऊतक को एक बाह्य रेशेदार
झिल्ली अलग करती है, झिल्ली अलग करती है। ये निम्नलिखित, इनकी आकृति निम्नलिखित प्रकार की, इनकी आकृति व आकार निम्नलिखित होते हैं। इनकी आकृति व आकार निम्नलिखित होते हैं। इनकी आकृति व आकार निम्नलिखित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत अब हम लिखेंगे एपिथेलियम के पट्टीदार उपकला ऊतक। पहली हेडिंग होगी इसकी पट्टीदार उपकला ऊतक। पट्टीदार उपकला ऊतक यानी कि पट्टीदार उपकला ऊतक क्या है, इसके बारे में समझेंगे। यह लिखें, यह ऊतक चपटी कोशिकाओं से बनते हैं। यह ऊतक चपटी कोशिकाओं से बनते हैं जो त्वचा की बाह्यतम परत तथा मुख एवं नासा की गुहा की आस्तर में पाए जाते हैं। एवं नासा की गुहा की आस्तर में पाए जाते हैं। ये ऊतक अपने नीचे स्थित अंगों को आघात कीटाणुओं व हानिकारक रसायनों से बचाते हैं। अब दूसरी स्थिति में लिखेंगे स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक इसमें लिखेंगे, ये ऊतक त्वचा की आंतरिक परतों तथा नेत्रों के कार्निया में पाए जाते हैं। तीसरी लिखेंगे घनाभ उपकला ऊतक। घनाभ उपकला ऊतक इसमें लिखेंगे, ये ऊतक गुर्दों लार ग्रंथियों तथा अन्य ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी आकृति घनाभ होती है। नंबर 4 लिखेंगे स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक इनमें लिखेंगे,
इन ऊतकों की कोशिका लंबे वर्गाकार, इन ऊतकों की कोशिका लंबे वर्गाकार स्तंभों की, लंबे स्तंभों की बेलनाकार होती है। बेलनाकार मतलब लंबे लंबे हैं और बेलनाकार, जैसे ये है, ये लंबा है और कैसा है, बेलनाकार है ना, बेलनाकार होती हैं। ये आमाशय तथा आंतों की भीतरी त्वचा में पाई जाती हैं। ये आमाशय तथा आंतों की भीतरी त्वचा में पाए जाते हैं। ये आमाशय तथा आंतों की भीतरी त्वचा में पाए जाते हैं। अगली है रोमाभ उपकला ऊतक। रोमाभ, रोमाभ उपकला ऊतक यह श्वासनली, यह श्वासनली तथा अंडाणु वाहिकाओं की भीतरी, यह श्वासनली तथा अंडाणु वाहिकाओं की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं पर, श्लेष्मिक झिल्ली की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं पर पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये रोम के रूप में, रोम का मतलब कैसे होता है, बालों के रूप में, ये रोम के रूप में गुजरने वाले पदार्थों को, गुजरने वाले पदार्थों को भीतर की ओर ढकेलती है, भीतर की ओर ढकेलती। तो ये श्वास नली में पाई गई, ठीक है, और यहाँ पे अभी लगी है। अब जैसे ये पदार्थ है, ये इधर से गया तो ये क्या करती है, अंदर ढकेल देती है इसको, और इधर से जो जा रहा है उसे वापस फिर कर देती है ना। जैसे हमारी नाक के अंदर भी रोमाभ लगे हुए हैं, लगे हैं रोमाभ, यानी कि बहुत सारे रोम रोम से बाल हैं। तो ये बालों का काम क्या है, ये बालों का काम ये है कि हमारे धूल के कण जाते हैं नाक में, जैसे ही वो इन्हें रोक देते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा कण है, अंदर नहीं जाता तो तुरंत छींक आ जाती है और बहुत सारी धूल ना यहीं पर रह जाती है। तो जो हमारे अंदर जो वायु जाती है वो छनित्र होकर जाती है, एकदम छन कर, शुद्ध छन्ने टाइप की। आप मान लीजिए नाक में आप देखेंगे टॉर्च लगा के तो आपको बहुत सारे बाल दिखाई देंगे, असंख्य। ये क्या कार्य करते हैं, ये धूल को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी जो हमारे वायु में जो धूल जा रही है उसे रोकते हैं वहीं। और ज़्यादा धूल जब इकट्ठी हो जाती है तो छींक आती है, और छींक से सारी धूल जो अंदर होती है वो सब बाहर निकल जाती है। जब आपने देखा होगा कि अगर कपड़े में धूल लगी है तो उसे हम कैसे साफ करते हैं, ऐसे नहीं, उसको ऐसे पटक के ऐसे खटकते हैं, जैसे उस पर जोर लगता है सारी धूल बाहर हो जाती है। ऐसे ही नाक में क्या करेंगे, उंगली डाल के तो साफ करते नहीं है, तो क्या करते हैं, उसमें जब छींक आ जाती है तो सारी धूल अपने आप बाहर हो जाती है। क्या लिखा, अगली इसी की लास्ट है ग्रंथिल स्तंभाकार ऊतक। ग्रंथिल स्तंभाकार ऊतक। इसमें लिखेंगे ये ऊतक स्तंभाकार कोशिकाओं में, ये ऊतक रखी, ये ऊतक स्तंभाकार कोशिकाओं में कुछ बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं, कुछ बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें जठर रस का स्राव होता है, जिनमें जठर रस का स्राव होता है। स्राव का मतलब होता है निकलना। तो ये थी आपकी कोशिकाएं, यानी कि एपिथेलियम ऊतक, और इसका भी डायग्राम रह गया है।
ले लो। एपिथीलियम ऊतक के कार्य, इसके डायग्राम के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, हम आपको डायग्राम इससे दिखा दे रहे हैं। आप देखेंगे कि ये डायग्राम देखिए जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला है पट्टीदार उपकला, जो कि हमने आपको बताई है पट्टीदार उपकला है। दूसरी है स्तरित उपकला, तीसरी ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, और चौथी है सरल घनाभ ऊतक, पांचवी है स्तंभाकार, तथा छठवीं है रोमाभ घनाभ ऊतक। तो आप इसकी सहायता से आपको ये डायग्राम भी इसमें बनाने हैं। एपिथीलियम ऊतक में आप देख लीजिए इसे भली भांति सी। अब लिख लीजिए, हेडिंग डालिए एपिथीलियम ऊतक के कार्य। हेडिंग डालेंगे एपिथीलियम ऊतक के कार्य। एपिथीलियम ऊतक के कार्य, पहला पॉइंट लिखेंगे, ये आंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ये आंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे हमारी ये है और इससे क्या कर रही है, ये सुरक्षा कर रही है, आंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक का कार्य करती है। दूसरा, ये त्वचा में संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है। ये त्वचा में संवेदना ग्रहण करने का कार्य, अब देखिए ये त्वचा है, इसमें कोई चीज आके ऐसे छुए तो आपको महसूस होगा कि नहीं होगा, तुरंत महसूस होगा, तो संवेदना हुई शरीर में, तो ये संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है। तीसरा है, ये खोखले अंगों में श्लेष्म का स्राव करती है। ये खोखले अंगों में श्लेष्म का स्राव करती है। अगला पॉइंट, ये पोषक पदार्थों तथा जल के अवशोषण का कार्य करती है। ये पोषक पदार्थों तथा जल के अवशोषण का कार्य करती है। तो ये आपका हो गया कलम, का डायग्राम आपको बनवा देंगे अगर किसी के पास बुक ना हो, और कल हमारा सहयोगी